नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज का एजेंडा। खबर वो होती है जो सच दिखाती है लेकिन विश्वसनीयता के साथ, और खास तौर पर कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपके दिन की दशा और दिशा को तय करेंगी, वो आपके लिए ढूंढ कर लाना है हमारा काम। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ रुक जाइए क्योंकि आप जान पाएंगे कि कौन सी खबरें तय करेंगी आज का एजेंडा। आइए रुक करते हैं उन अहम खबरों का जो तय करने वाली हैं आपके लिए आज का एजेंडा, मेरे यानी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार नाम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है अभियान। देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता का दिया गया संदेश। बिहार में चुनावी सरगर्मियां चरम पर। पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन पत्र की आज अंतिम तारीख, भरने की अंतिम तारीख। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के मद्देनजर स्टार प्रचारकों से संबंधित मानकों को किया संशोधित। आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 88वां स्थापना दिवस। वायुसेना में शामिल होने के बाद राफेल विमान आज एक बार फिर से करेंगे अपनी ताकत का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को दी बधाई। और भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच शांति वार्ता की प्रगति और अन्य द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले एजेंडे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार के नाम से उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से इस अभियान को शुरू किया। कोरोना महामारी से लड़ाई में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। इसके जरिए देशवासियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता जैसे प्रमुख संदेश दिए गए। आगामी त्योहारों, सर्दियों के मौसम और अर्थव्यवस्था के खुलने को ध्यान में रखते हुए इस अभियान को शुरू किया गया है। केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में नियोजित तरीकों से संपर्क किया जाएगा। देशवासियों तक विभिन्न मीडिया के माध्यम यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आसानी से जो संदेश समझे जा सके उनको जारी किया जाएगा और लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। और जैसे कि हमने देखा कि लगातार आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया तो दिग्गज हस्तियों ने जुड़कर हमें ये संदेश दिया है। और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की अहम भूमिका होगी। सार्वजनिक स्थानों पर बैनर्स और पोस्टर्स लगाए जाएंगे। मोबाइल वैन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आप तक, आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाए कि हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है। सरकारी स्थलों पर होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाए जाएंगे। कोविड संदेशों को चलाने के लिए जो स्थानीय आपके केबल ऑपरेटर्स हैं उनकी सहायता ली जाएगी। यानी इसकी जो शुरुआत की गई है इस राष्ट्रव्यापी अभियान की, कैसे वो जनता के मस्तिष्क में अंकित हो जाए उसके लिए तमाम तरीके अपनाए जाएंगे। सोशल मीडियम जो होते हैं यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप देख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, हम देख सकते हैं होर्डिंग्स के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए, केबल ऑपरेटर्स की मदद से कैसे इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान बनाया जाएगा, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी किया। और हमने सुबह से अब तक आपको अपने खास शो में भी बताया कि कैसे लगातार लोग जुड़ने लगे। लोग तो जुड़े ही, लेकिन दिग्गज हस्तियों ने भी अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो सदी के जो महानायक हैं उन्होंने क्या कहा। कोविड-19 के प्रति उपयुक्त व्यवहार राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान में अब अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज के जरिए मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने और हाथ की स्वच्छता जैसे प्रमुख संदेश दिए हैं। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में वो संदेश। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें।
इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। तो बिग बी की आवाज़ में आपने भी सुना कि किस तरह से राष्ट्रव्यापी इस आंदोलन को जन भागीदारी का आंदोलन बनाना है। और हमारे साथ इस वक्त इस पूरे एजेंडे पर बात करने के लिए गिरीश निशाना हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गिरीश, कहते हैं कि किसी भी समस्या को अगर हमें जड़ से मिटाना है तो जन भागीदारी को अपनाकर एक जन आंदोलन चलाना है। और इसी जन आंदोलन के मुखर रूप से अगर हम कह सकते हैं तो शुरुआत आज प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से की। हमने आपसे कुछ देर पहले भी बात की थी और इसी पर चर्चा की थी कि कैसे अब मुझ में, आप में या तमाम देशवासियों में यह अंकित हो जाना चाहिए कि कोरोना के साथ सतर्कता से हमें लड़ना है और इसे देश से बाहर निकालना है। बिल्कुल आंचल, क्योंकि जिस तरह से हमें खुद को और अपने परिवार को इस कोरोना से बचाना है तो मास्क बहुत ज़रूरी है पहनना, और सामाजिक दूरी का पालन जरूर करें और हाथ धोते रहें। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके जन आंदोलन की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं पीएम से हर कोई जुड़ जाता है। देश के पीएम हैं और देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग दिलवाले हैं, और दिलवाले जो हैं वो सीधा पीएम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर पहले अभियानों की बात की जाए, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, तो उसके अंदर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको रोकना चाहूंगी गिरीश इस वक्त, आपको रोकना चाहूंगी गिरीश इस वक्त, गिरीश रोकना चाहूंगी। आज 88वां दिवस है, वायुसेना का स्थापना दिवस है 28वां। आइए सुनते हैं कि इस वक्त एयर चीफ मार्शल क्या कह रहे हैं। Aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors, apart from growing subconventional threats emanating from terrorism and cyberspace. Disruptive technologies and easy access to low-cost options like drones are increasingly demanding greater attention to the subconventional domain. I would like to commend all air warriors for the quick response in the recent standoff on our northern frontiers. When we deployed our combat assets at short notice to handle any eventuality and provided proactive support to all the requirements of deployment and sustenance for the Indian Army. We have clearly demonstrated our resolve, our operational capability, and the will to effectively engage the adversary should the need arise. The emerging security scenario mandates a greater need to have a strong air force to fight across domains across the entire spectrum of the warfare. Our vision for this decade is to continue to comprehensively scale up our combat capability and be a force to reckon with across the entire sphere of influence. Through careful force structuring, modernization, operational training, and acquisition of indigenous equipment to achieve substantial self-reliance. The recent induction of state-of-the-art Rafale, Chinook, and Apache aircraft have added significantly to our combat capability over our adversaries in the battlefield. Our offensive strike capability has been honed further with upgradations of our aircraft, with weapon systems and sensors, ably supported by a networked decision-making matrix. We have a large strategic airlift capability comprising of IL-76s, C-17s, and C-130s, and have also significantly enhanced our heli-lift capabilities with our helicopter inductions. With Atmanirbharta as the backdrop and the bedrock, IF has been rapidly shifting to indigenous equipment. The LCA, ALH, Netra AW&C, Akash surface-to-air missile systems, Astra A2 air missile, BrahMos, ISCCS networked environment, and a range of indigenous radars are many successes of our home industry which are already operational in the Indian Air Force today. In the next few years, we'll induct
83 LCA Mark 1A, STT-40, medium lift transport aircraft, many indigenous SAMs, radars, and numerous weapon systems. We are fully committed to the development of the 5th generation fighter aircraft on our own, more AWCs, UCAVs, and a host of ISR options in the future. With the help of private sector, IF has already graduated to an electronic maintenance management system for all our flying platforms and combat assets. This is virtually the world's largest such maintenance monitoring system across various types of platforms and the numbers. And our target now is to achieve enhanced automation and paperless workflow by this year end through projects on nearly all operational, administrative, and maintenance aspects of the Indian Air Force with the help of our indigenous industry. For the future, we have initiated processes for developing indigenous combat systems with 6th generation technologies, including directed energy weapons, smart wingman concept, optionally manned combat platforms, swarm drones, hypersonic weapons, to name a few. The space domain is likely to become increasingly important in the future years, and this has been given the required thrust. I want all air warriors to understand the importance of the decade ahead and work proactively towards making Indian Air Force the engine of growth of our indigenous aerospace industry. The creation of CDS and DMA have been a landmark step towards increasing tri-service effectiveness, coordination, and overall combat capabilities of the armed forces. We are working proactively towards setting up of joint command structures. The formation of Air Defense Command is spearheading the envisaged tri-service commands, and it will further optimize all available air defense resources and supported with a robust decision-making structure. And this is at an advanced stage. Despite the COVID constraints, IF carried out enhanced air maintenance efforts for the Army, paramilitary organizations, and civil organizations in challenging conditions. We also responded swiftly and surely to all calls of humanitarian assistance and disaster relief on a number of occasions. Our transport and helicopter assets have flown extensively in providing flood relief during cyclones and for airlifting relief material for our friendly foreign countries. My congratulations to all air warriors for the achievements of Indian Air Force, which would not have been possible without your sincere and dedicated efforts. We must never forget that it is the contribution of every member as part of a cohesive team that ensures victory during war and in every mission during peace. Our culture and ethos is built around teamwork, and this must be firmly ingrained in your mind. It will help you to overcome temptation, if any, to seek personal glory while in service or beyond. I want our capability and culture to reflect in each Air Warrior's action, in your walk, in your talk, and in every mission that you perform. On this solemn occasion, let us all rededicate ourselves to work actively towards transforming Indian Air Force into a force that is lean and formidable, and above all, self-reliant. The Indian Air Force is grateful for the nation's trust, confidence, and support. On behalf of all Air Warriors, I would like to assure the nation that the Indian Air Force will evolve and be ever ready to safeguard our nation's sovereignty and interests in all circumstances. Jai Hind. आप सुन रहे थे वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया को, जिन्होंने आज 28वां दिवस है वायुसेना का, और इस पर उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, और साथ ही कोरोना के इस काल में हमने
अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिजीनियस प्रोडक्शन यानी कि जो भारत निर्मित एयरक्राफ्ट हैं उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और सीडीएस का जो एक फैसला लिया गया था सरकार द्वारा वो अपने आप में ऐतिहासिक है। हिंडन एयरबेस से आप ये देख रहे थे और आज की इस स्थापना दिवस की जो एयरफोर्स परेड है उसमें रफाल जो है वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। जिस तरह से हवाई करतब करते हुए दिखाई देंगे जब हम इस परेड के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है जिस पर भारतीय वायुसेना चलती है, नभः स्पर्शम दीपम, किस तरह से हम आकाश में उड़ते हुए जो अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हैं। आइए वापस रुक कर लेते हैं हमारे इस खास शो आज के एजेंडे का। और जो दूसरा एजेंडा हम आपके लिए आज के दिन में सेट करने वाले हैं वो है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर को लेकर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो अपने चरम पर पहुंच गई हैं। और चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। इन 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। प्रत्याशी 12 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 1 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो गया था। 3 चरणों में होने वाले चुनाव से पहले पार्टियों में सीट बंटवारे का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कई दौर की बातचीत के बाद मुकेश सहनी को नेतृत्व वाली जो उनकी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। भाजपा अपने कोटे की 11 विधानसभा सीटें विकासशील इंसान पार्टी को देने पर सहमत हो गई। वहीं जेडीयू के साथ सीट बंटवारे में भाजपा को 121 सीटें मिली। वहीं बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव के लिए अपने सभी 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। कुछ अपवादों को छोड़कर पार्टी ने अपने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने पहले चरण के 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। राज्यों में वोटिंग की जो गिनती है वो 10 नवंबर को होगी। और अगर 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 71 सीटों के परिणामों पर हम नजर डालें तो जेडीयू की अगर बात करें तो 18% रहा था उनकी तरफ जो परिणाम था। भाजपा 13%, आरजेडी 27%, कांग्रेस 9% और आरएलएसपी की अगर बात की जाए तो 1%, सीपीआईएमएल 1%, एचएएम 1% और वहीं निर्दलीय 1%। तो ये सीटों का गणित हमने आपको समझाने की कोशिश करी जो 2015 में आया था। और किस तरह से सीट बंटवारे को लेकर अभी हमने देखा हाल ही में तस्वीर को साफ किया गया था। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर हमारे साथ। तो शैलेंद्र, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि पहले चरण की जो 71 सीटें हैं उसके लिए भरने का आज अंतिम तारीख है। और इन 71 सीटों में जो 16 जिले सामने आ रहे हैं अगर उनकी बात की जाए तो उसमें कई ऐसे सीटें हैं। खासतौर पर अगर जमुई की बात की जाए तो वहां से सांसद एलजेपी के चिराग पासवान है और इस बार टिकट जो है वो श्रेयसी सिंह को दिया गया है। बिल्कुल, आज 71 विधानसभा सीटों पर बिहार में नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि जब सभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, आज बड़ी संख्या में नामांकन देखने को मिल सकता है। कल बीजेपी की तरफ से गया से प्रेम कुमार ने जो दिग्गज नेता है नामांकन किया। इमामगंज से हम पार्टी के मुखिया जितिन राम मांझी ने, श्रेयसी सिंह ने, जमुई से, इस तरह तमाम नामांकन कल देखने को मिले। लेकिन आज हम जानते हैं कि आखिरी दिन है तो ऐसे में बड़ी संख्या में चूंकि देर शाम तक जेडीयू की कल जो सूची का ऐलान होता है उसके बाद आज जेडीयू के तमाम उम्मीदवारों का नामांकन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बीजेपी कोटे की जो सीटें हैं उस पर भी पहले चरण में आज नामांकन देखने को मिल सकता है। जो पहला चरण है जिसमें हम देखें जमुई, सासाराम, लखीसराय और ऐसे इलाके आते हैं जहां अगर पिछले विधानसभा के प्रदर्शन को देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा है वो आरजेडी की दांव पर लगी रहेगी, क्योंकि आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। तो ऐसे में आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, चूंकि हम जानते हैं कि उनके गठबंधन से मुकेश सहनी पहले ही आरोप लगाकर अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। एनडीए ने उन्हें 11 सीटें दी हैं और एक विधान परिषद सीट देने का वादा किया है। इसके साथ ही साथ जितिन राम मांझी पहले ही अलग होकर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये देखें जो पहला चरण है वो आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा चूंकि आरजेडी को जो उनकी सीट संख्या है वो बचाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। 28
सीटें इन 71 में से आरजेडी ने जीती थी, लिहाजा आरजेडी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। चूंकि अब देखें चुनाव के ऐलान के बाद कई झटके आरजेडी पार्टी को लग चुके हैं गठबंधन के तौर पर, तो निश्चित तौर पर एक चुनौती होगी। देखना होगा आज नामांकन के बाद तस्वीर क्या होगी। 12 तारीख तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख। बिल्कुल, तो 71 सीटों के लिए पहले चरण की जंग है, जिसमें 7 मंत्रियों की अगर बात करें उनकी किस्मत का भी फैसला होगा आज, जिसमें अगर हम देखें तो जो नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए पार्टी है उसके अंदर जो 7 मंत्री हैं, जिसमें 4 जेडीयू कोटे के मंत्री हैं और इसमें करीबन 3 बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबला। देखिए निश्चित तौर पर जो 7 मंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले सरकार के जेडीयू और बीजेपी कोटे के मिलाकर उनकी भी किस्मत का फैसला इसी चरण में होना है। और दूसरी बात यह है कि एनडीए ये मान के चल रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जो तमाम योजनाओं पर जो आगे बढ़ा गया, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, जो राज्य सरकार की योजना है, यही वजह है कि आप देखेंगे बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे नहीं गए हैं। कुछ नए चेहरों को मौका जरूर बीजेपी की तरफ से मिला है, जेडीयू की तरफ से भी चेहरे को मौका मिला है, लेकिन अगर देखें चाहे मंत्रियों का नाम हो या फिर विधायकों के नाम हो, तो वो एक तरह से देखें कमोवेश दोबारा टिकट पाने में सफल रहे हैं। चूंकि एनडीए मानती है, बीजेपी और जेडीयू की रणनीति है कि जो 5 साल का जो कामकाज है, और खासतौर पर देखें जो 15 साल से हम जानते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में जो सरकार रही है बिहार में, तो उसके कामकाज को सामने रखकर और केंद्र सरकार के 6 साल के जो कल्याणकारी तमाम योजनाओं के काम को आगे रखकर दरअसल ये चुनाव बिहार में लड़ा जा रहा है नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में। चूंकि एनडीए की उच्चता है बिहार में, इस बात को बीजेपी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट बिल्कुल, तो बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार पार्टियां जो हैं वो कैंडिडेट्स को लेकर नामों को शॉर्टलिस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी वक्त है और कई चुनावी समीकरण बदलेंगे, उस पर रहेगी हमारी खास नजर। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आइए रुक कर लेते हैं कि हमारी जो अगली खबर है उसका एजेंडा क्या है। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच शांति वार्ता की प्रगति और अन्य द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अब्दुल्ला ने कल शाम दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में तालिबान के साथ चल रही शांति वार्ता की प्रगति और अन्य द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में डोभाल के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान मामलों के संयुक्त सचिव जेपी सिंह भी शामिल थे। वार्ता के बाद ट्वीट कर अब्दुल्ला ने शांति वार्ता को भारत के पूरे समर्थन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डोभाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अफगानिस्तान में होने वाले शांति समझौते का भारत पूरी तरह से समर्थन करेगा। वार्ता में अब्दुल्ला के साथ कई अफगान नेता और अधिकारी भी शामिल थे। कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता चल रही है। इसका उद्देश्य देश में संघर्ष विराम के साथ ही अफगानिस्तान के लिए एक स्थायी राजनीतिक विकल्प ढूंढना भी है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अब्दुल्ला 5 दिन की यात्रा पर मंगलवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं। तो आज जो मुलाकात होने वाली है अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो काफ़ी अहम रहेगी, क्योंकि जो शांति वार्ता है, अफगान शांति वार्ता जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, उसमें भारत की अहम भूमिका है। तो आज का एजेंडा में बस इतना ही। मेरे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर रहेगा जारी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।